हेलो विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था बहुपद, और बहुपद में हमने व्यंजक से शुरू करते हुए बहुपद का परिचय पूरा कर लिया था कि बहुपद हम किस शर्त को या किस प्रतिबंध को कहते हैं। इसके लिए हमने देखा था कि एक बीजगणितीय संबंध हमने बनाया था और वो बीजगणितीय संबंध बहुपद कहला रहा था। यानी बहुपद में हमने ऐसे व्यंजक को कहा था जो दो या दो से अधिक पदों से मिलकर के बना होता है। तो उसमें हमने चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं के मध्य एक संबंध व्यक्त करके उसका निर्माण किया था और उसी को हमने व्यंजक यानी एक्सप्रेशन कहा था। आज हम उस व्यंजक के या बहुपद के शून्यक ज्ञात करेंगे। यानी बहुपद के शून्यक से क्या मतलब है, उसको और किस किस नाम से हम जानते हैं, वे क्या होते हैं और किस प्रकार से वो बहुपद को या फिर व्यंजक को संतुष्ट करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं आज के इस टॉपिक पर और देखते हैं कि ये किस प्रकार होगा। अपना आज का टॉपिक है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो ये शब्द है शून्यक, इसको हम अन्य नामों मूल या हल ज्ञात करना, यानी बहुपद के शून्यक ज्ञात करना पढ़ लो, चाहे इसे बहुपद के मूल ज्ञात करना पढ़ लो, चाहे बहुपद के हल ज्ञात करना इसको पढ़ सकते हैं। अब ये शून्यक, मूल या हल क्या होते हैं ये हमें जानना है। तो सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए कि ये जो शब्द है शून्यक, यहाँ पर ये जो शब्द दे रखा आपको शून्यक, इसमें ये शून्य शब्द हमें अच्छे से समझ में आता है। शून्य का मतलब शून्य ही होता है, जिसका मतलब हम गणित में इसकी डिजिट को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ये शून्य का डिजिट है, इस शून्य का मतलब यही शून्य है। लेकिन ये जो क लगा है आगे, इससे इसका भावार्थ बदल जाता है, यानी इसकी संज्ञा बदल जाती है। अर्थात ये अब शून्य नहीं है, अब ये है शून्य में करने वाला। यानी जो आपको व्यंजक या बहुपद दिया जाएगा उसको शून्य बना दे, यानी उसको शून्य में कन्वर्ट कर दे, वो वाला शून्यक है ये। जैसे हम क का मतलब करने वाला हो जाता है, वैसे ही ये शून्य में करने वाला हो गया, जो कि बहुपद को शून्य में बदल देगा। यानी जब भी हमें मूल निकालने हैं तो बहुपद को क्या मानना है, हमें शून्य मानना है। तो एक इसके लिए हम एक उदाहरण लेकर के देखते हैं कि किस प्रकार से ये निकाला जाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं अपन। उदाहरण जैसे एक व्यंजक ले रहे हैं हम, व्यंजक x + 4। ध्यान दीजिए, ये एक द्विपदीय रैखिक व्यंजक है। दो पद हैं इसमें, क्योंकि बीच में ये जोड़ का चिन्ह आ रहा है तो ये दो भागों में इसको विभाजित कर देता है। इसी प्रकार यहाँ पर चर की एक ही घात प्रयुक्त हुई है, इसका मतलब ये रैखिक है, जो हमने इसके परिचय में पढ़ा था। का शून्यक ज्ञात कीजिए या मूल ज्ञात कीजिए या हल ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये शब्द है, इसका मतलब है शून्य में करने वाला। इस व्यंजक को शून्य बनाने वाला मान कौन सा है, वो होगा इस चर राशि का मान। तो हम इसमें इसको हल करने के लिए इस बहुपद को या व्यंजक को शून्य बना देंगे, यानी इसके बराबर हम शून्य का प्रयोग कर देंगे। तो ये जो बहुपद या व्यंजक आपको दिया गया था, ये अब समीकरण में कन्वर्ट हो चुका है। समीकरण की डेफिनेशन क्या होती है कि दो व्यंजकों की तुलना यदि करवा दी जाए, अर्थात बीच में समता का चिन्ह प्रयुक्त कर दिया जाए, तो वो व्यंजक समीकरण में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी दो व्यंजकों की तुलना
जो समता के चिन्ह से की जाती है वो समीकरण बन जाता है। तो अभी आपके पास समीकरण हो गया, यानी रेखिक समीकरण हो गया। अब रेखिक समीकरण का हल इसके पक्षांतरण से संपन्न हो जाएगा। तो पक्षांतरण करने पर इसका आप पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर -4, ये इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। यानी ये x का जो मान है -4, ये इस बहुपद का शून्य है। ये जो -4 है इसको शून्य बना देगा। यानी यहाँ x की जगह -4 आप प्रयुक्त करेंगे तो ये -4 और ये +4 बराबर शून्य हो जाता है। यानी बहुपद में जो चर प्रयुक्त किया गया है x, ये एक मान -4 को ग्रहण करके संतुष्ट हो जाता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें तो शून्य कौन होता है? बहुपद में या व्यंजक में दी गई चर राशि जिन मानों को ग्रहण करके व्यंजक को या बहुपद को संतुष्ट करवाती है, वह संख्या उस बहुपद का शून्यक कहलाती है। तो हम बहुपद के जो शून्यक निकाल रहे हैं उनकी संख्या क्या होगी? बहुपद में हम जो शून्यक निकाल रहे हैं उन शून्यकों की संख्या क्या होगी? ये एक परिमित संख्या में प्राप्त होते हैं और निश्चित होते हैं कि ये इतने होंगे। तो उनकी संख्या का हमें कैसे पता चलेगा? तो ये बहुपद में हमने पढ़ा था, ये जो व्यंजक था इसका घातों के आधार पर वर्गीकरण किया था, जिसमें हमने पहला पढ़ा था रेखिक, दूसरा पढ़ा द्विघात, तीसरा पढ़ा त्रिघात, इसी प्रकार चार घात। तो एक बहुपद के उतने शून्यक होते हैं जितना कि बहुपद में जो प्रयुक्त चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी है। जैसे मैं यहाँ द्विघात व्यंजक ले लूँगा तो उसमें हमें 2 शून्यक प्राप्त होंगे, यानी अधिकतम घात के बराबर शून्यकों की संख्या प्राप्त होगी। यदि आप त्रिघात समीकरण ले रहे हैं या व्यंजक ले रहे हैं तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो इस प्रकार से हम एक बहुपद के सभी शून्यक बता सकते हैं, उनकी संख्या बता सकते हैं, इतनी होगी। और वो कौन कौन से होंगे, इसके सॉल्यूशन की प्रक्रियाएं हम एक बहुपद के शून्यक ज्ञात करने की विधियों के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ बहुपद का एक शून्यक एक चरण के माध्यम से यानी पक्षांतरण विधि से हल करके बता दिया। और ध्यान रहे कि सभी रेखिक जो व्यंजक होंगे उनके जो शून्यक हैं वो केवल पक्षांतरण या वज्रगुणन विधि से सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा अन्य यदि द्विघात व्यंजक आपको दिए जाते हैं और त्रिघात व्यंजक आपको दिए जाते हैं तो उनके शून्यक ज्ञात करने की अलग अलग विधियां आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी, जो कि आगे आने वाले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। इसमें हम आज जो बहुपद के शून्यक हैं वो क्या होते हैं और वो कौन कौन से मान हो सकते हैं, कहाँ से लिए जा सकते हैं, इनके बारे में हम एक सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आगे हम बताते हैं कि यहाँ से पता चलता है कि बहुपद का हल या व्यंजक का हल, उसमें जो चर राशि दी गई है वो कौन सा मान ग्रहण करती है, वही मान उसका शून्यक कहलाएगा, हल कहलाएगा, मूल कहलाएगा। अब ये मूल कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, जो समीकरण का शून्यक है, यहाँ पर हम शुरू कर देते हैं। जो समीकरण का शून्यक है, मूल है या फिर हल है, वो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, इसका हम यहाँ पर थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं कि शून्यक, मूल या हल एक समीकरण के सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी हो सकती हैं? सभी काल्पनिक संख्याएं भी हो सकती हैं। काल्पनिक संख्याएं हो सकती हैं। और तीसरा है सभी सम्मिश्र संख्याएं हो सकती हैं। इसमें सभी वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं ये हमें जानना है,
और सभी काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं इसकी जानकारी हमें लेनी है। सभी सम्मिश्र संख्याएं कौन सी होती हैं ये हमें जानकारी लेनी है। तो सभी वास्तविक संख्याओं में ध्यान दीजिए नेचुरल नंबर आता है, इसके बाद वोल नंबर आता है, इंटीजर आते हैं, इसके बाद में परिमेय संख्याएं आती हैं, अपरिमेय संख्याएं आती हैं, अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, इसके बाद डेसिमल नंबर हो सकते हैं, दशमलव संख्याएं। इस प्रकार से वास्तविक संख्याओं के समूह में नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, दशमलव संख्याएं, भिन्न संख्याएं, ये सभी शामिल होती हैं। दूसरी बात आती है इसमें काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होंगी? काल्पनिक संख्याएं वे होंगी जो कि हम वास्तविक संख्याओं पर जो गुणधर्म यूज करते हैं उसका विरोध करती हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें वे कौन सी संख्याएं हैं जो वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म पर विरोध प्रकट करेंगी। तो हमने एक रूल पढ़ा है कि किसी भी पूर्णांक का यदि आप वर्ग करते हैं तो हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। जैसे आप 2 का वर्ग कर रहे हैं तो आपको 4 एक प्लस की संख्या प्राप्त होगी। यदि आप -2 का वर्ग कर रहे हैं तो भी प्लस की 4 ही प्राप्त होगी। तो ये एक गणितीय नियम है जो कि वास्तविक संख्याओं के लिए वैलिड है। ये वास्तविक संख्याओं के लिए वैलिड है, हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। लेकिन ऐसी भी कुछ संख्याएं हैं जो इस नियम का विरोध करती हैं, अर्थात वर्ग करने के बाद भी यहाँ ऋणात्मक परिणाम देती हैं, तो वे सभी काल्पनिक संख्याएं होंगी। जैसे √-1 का वर्ग आप करते हैं तो ये -1 प्राप्त होता है, यानी ये भी कोई संख्या तो है ही, लेकिन उसका वर्ग करने पर परिणाम क्या रहा है? ऋणात्मक। जबकि यहाँ पर ऋणात्मक संख्या या धनात्मक जो भी है उसका वर्ग करने पर हमें परिणाम क्या प्राप्त हो रहा था? धनात्मक। तो यहाँ पर इस रूल का विरोध प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं यहाँ पर √-1, √-2, √-3 यानी वर्गमूल के अंतर्गत ऋणात्मक जो पूर्णांक हम यूज कर रहे हैं वे सभी काल्पनिक संख्याओं में प्रयुक्त की जाती हैं। तो यहाँ पर जो आप बहुपद ले रहे हैं उसका जो शून्य ज्ञात कर रहे हैं वो काल्पनिक संख्याएं भी हो सकती हैं जो इस प्रकार की होंगी। उनके मान भी हम इसके सॉल्यूशन की वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आती है सभी सम्मिश्र संख्याएं। अब यहाँ सम्मिश्र संख्याएं कौन सी होंगी? सम्मिश्र संख्याएं होंगी वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का एक मिश्रण होगा, एक संयुक्त रूप होगा जो मिलकर के बनता है, और इसको हम C = A + iota b द्वारा व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रयुक्त की जाने वाली a और b दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन ये जो वास्तविक संख्या b है इसके मल्टीप्लाई में ये आयोटा यूज किया गया है। ये आयोटा यहाँ पर प्रयुक्त काल्पनिक संख्या का संकेत है, इसलिए ये पूरा भाग ही काल्पनिक हो जाता है और ये भाग वास्तविक होता है। तो वास्तविक और काल्पनिक भागों का युग या जो संयुक्त रूप बन रहा है, मिश्रित रूप बन रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? एक सम्मिश्र संख्या कहेंगे। तो जो हम बहुपद यूज कर रहे हैं उसमें जो शून्य निकालने वाले हैं यानी मूल निकालने वाले हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, काल्पनिक संख्याएं भी हो सकती हैं और सम्मिश्र संख्याएं भी हो सकती हैं। इस प्रकार से जो भी हम हल निकालने वाले हैं वो कौन कौन से समूह में से प्रयुक्त संख्याएं हो सकती हैं इनके बारे में हमने यहाँ संक्षिप्त जानकारी ली है। अब हम आगे चलेंगे कि जो बहुपद के हम शून्यक निकाल रहे हैं उनके बीच में और बहुपद में जो गुणांक होते हैं उनके बीच में क्या संबंध है, ये संबंध हम आज इसी वीडियो में पूरा कर लेते हैं। तो चलते हैं आगे। टॉपिक ले रहे हैं हम बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध। और ये जो संबंध है
ये द्विघात बहुपद के लिए होगा। किसके लिए होगा? द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध। तो ध्यान दीजिए, जो द्विघात बहुपद है उसकी जनरल फॉर्म यानी उसका व्यापक रूप है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें जो a, b और c जो हमने आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट यानी स्वैच्छिक अचर प्रयुक्त किए हैं, ये इस द्विघात व्यंजक के कोफिशिएंट यानी गुणांक कहलाते हैं। और इसमें जो प्रयुक्त चर राशि x है, ये कौन कौन से मान अभी आपको मैंने बताए थे, वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, काल्पनिक संख्याएं हो सकती हैं, सम्मिश्र संख्याएं हो सकती हैं, उनमें से कौन कौन सी दो संख्याओं को ग्रहण करके ये व्यंजक शून्य में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो ही मानों को ग्रहण क्यों करेगा? इतने सारे मान आपको बताए थे, उनमें से दो ही मानों को ग्रहण क्यों करेगा? इसके लिए मैंने इसी वीडियो में ये बताया है कि एक बहुपद में अधिकतम जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो यहाँ इसके दो ही शून्यक होंगे, इसलिए ये केवल उन संख्याओं में से दो मानों को ग्रहण करके शून्य में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो दो मान क्या कहलाएंगे? इसके शून्यक कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे या हल। तो इन गुणांकों a, b, c और उन शून्य को जो दो मान हम ले रहे हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये संबंध हम व्यक्त करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसके शून्य निकालने के लिए हम इसको शून्य के बराबर रिप्लेस कर लेते हैं। अब इसमें हम इसको सॉल्यूशन करने की एक विधि है पूर्ण वर्ग विधि, वो हम थोड़ा सा इसमें हल करके आपको बताने वाले हैं कि सबसे पहले जो x के गुणा में यहाँ a है इसको हम यहाँ से हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे? इन सभी में से इसको कॉमन लेंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि कॉमन उसी संख्या को लिया जाता है जो सबके पास होती है, जबकि यहाँ a है लेकिन इन दोनों के पास a नहीं है। तो पहले हम इनके पास a रखेंगे और फिर बाहर निकाल लेंगे। रखने का तरीका क्या होगा ये थोड़ा सा देख लीजिए। ax स्क्वायर प्लस abx बटे a और प्लस ca बटे a बराबर शून्य। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने a रख दिया है, यहाँ पर भी a रख दिया है, लेकिन ये रखने का तरीका होगा हम ऊपर नीचे रखेंगे ताकि ये निरस्त होकर के वही प्रारूप हमें प्राप्त हो जाए, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं हो। इसके बाद हम अब a को बाहर निकाल लेंगे। तो a बाहर निकल गया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस b बटे ax और प्लस c बटे a बराबर शून्य बच गया। यहाँ से a हम इधर भाग दे देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस b बटे ax और प्लस c बटे a बराबर शून्य यहाँ बच रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास प्रतिबंध आ चुका है, इसमें यहाँ जो x का गुणांक है ये जो b बटे a, इसका आधा करेंगे, यानी b बटे a का आधा क्या होता है? b बटे 2a। जब भी किसी भिन्न को या परिमेय संख्या को हम आधा करना चाहें तो उसके जो डिनोमिनेटर है आपका हर है उसको 2 से गुणा करवा देते हैं। ये आधा हो गया है, इसका क्या करेंगे हम? वर्ग, यानी b बटे 2a का वर्ग क्या होता है? b बटे 2a का होल स्क्वायर। ये इस समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस b बटे ax प्लस c बटे a प्लस यहाँ पर b बटे 2a का होल स्क्वायर और बराबर यहाँ पर शून्य में भी जोड़ देंगे b बटे 2a का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इस समीकरण के दोनों पक्षों में b बटे 2a का वर्ग जोड़ देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो c बटे a आ रहा है इसको हम उधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस b बटे a इंटू एक्स प्लस यहाँ बच गया b बटे 2a का होल स्क्वायर और बराबर बच गया आपके पास b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर माइनस c बटे a। इस प्रकार
हमें ये प्रतिबंध प्राप्त हो गया है। इसके आगे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये एक पूर्ण वर्ग संख्या में कन्वर्ट हो गया है। पूर्ण वर्ग संख्या में कन्वर्ट होने के लिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे, ये मैं यहाँ पर हल करता हूँ। यहाँ से लेंगे हम वेरिएबल, यहाँ से लेंगे हम चिन्ह, साइन ले लेंगे जो प्लस का है, और ये ले लेंगे b/2a का होल स्क्वायर। यानी ये जो मान है इसका ये विस्तारित रूप है, एक्सटेंड फॉर्म है इसकी। ये आप इसको खोलना चाहेंगे तो a + b के होल स्क्वायर से खोल दीजिए, आपको यही रूप प्राप्त होगा, जो कि एक सरल समीकरण द्वारा a + b के होल स्क्वायर = a² + 2ab + b² द्वारा आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। इधर जो मान आ रहा है इसमें हम ले लेंगे एलसीएम, जो कि आ गया 4a²। इसका एलसीएम 4a² आया है तो ये b² रहेगा, और माइनस यहाँ a का भाग इसमें 4a बार गया, 4a को c से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 4ac हो गया। इस प्रकार यहाँ पर आपको संख्या प्राप्त हो गई x + b/2a का होल स्क्वायर = यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है जिसको 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसको रूट में लगा करके b² - 4ac / 2a का होल स्क्वायर कर सकते हैं। साथ ही में ध्यान दीजिए यहाँ पर आप इसमें प्लस माइनस चिन्ह प्रयुक्त कर सकते हैं, क्योंकि प्लस का वर्ग भी प्लस का ही होगा और माइनस का वर्ग भी प्लस का ही होगा, जो कि हमने वास्तविक संख्याओं की शर्त में पढ़ा है कि सभी वास्तविक संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर क्या कर देते हैं, हम निरस्त कर देते हैं। तो यहाँ पर x + b/2a बराबर बच गया प्लस माइनस √b² - 4ac / 2a। इसको हम यहाँ पर b/2a को उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -b/2a और प्लस माइनस √b² - 4ac/2a प्राप्त हो गया है। यहाँ पर इसको हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम में x बराबर प्राप्त हो रहा है, एलसीएम क्या आएगा, 2a आ जाएगा। तो ये हो गया -b और प्लस माइनस √ ये b² - 4ac। ये इस द्विघात जो समीकरण हमें दिया है ये वाला इसके शून्य कहलाएंगे। ये जो मान आए हैं ये वाला, ये जो प्रतिबंध आया है ये एक श्रीधर आचार्य जो कि एक महान गणितज्ञ हुए हैं उनके द्वारा निकाला हुआ सूत्र है, इसलिए इसको इस द्विघात समीकरण का व्यापक हल भी कहते हैं। यानी इसमें इन गुणांकों को प्रयुक्त करके जो मान निकलेगा वो x के मान होंगे, और कितने होंगे, 2 होंगे। एक प्लस के साथ ज्ञात हो जाएगा और एक माइनस के साथ ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस द्विघात व्यंजक के कितने शून्य हो जाएंगे, 2 शून्य हो जाएंगे, जो कि आसानी से हल किए जा सकते हैं। अब हमने कहा है कि इसके 2 शून्य हो रहे हैं उनके बीच में, यानी यहाँ जो 2 शून्य आएंगे उनके बीच में और ये जो ABC गुणांक है इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए हम इसके संबंध को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हल करेंगे। तो यहाँ इसको मैं मिटा देता हूँ और ध्यान दीजिए इस द्विघात जो जनरल सॉल्यूशन थी उसकी जो 2 शून्य हमें प्राप्त हो रहे हैं उनको क्रमशः हम एक को अल्फा -b प्लस √b² - 4ac/2a और दूसरा जो व्यंजक है उसको हम -b -√b² - 4ac/2a द्वारा व्यक्त करें। तो ध्यान दीजिए यहाँ अल्फा का मान प्लस में मैंने यहाँ से प्लस का चिन्ह प्रयुक्त करके लिखा है और दूसरा शून्य बीटा ये मान लिया है उसको मैंने यहाँ से माइनस का चिन्ह प्रयुक्त करते हुए लिखा है। अब ये आपके पास 2 शून्य आ चुके हैं, एक बार हम इनका योग करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन
एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ कि आप शून्यकों का योग कर रहे हैं, मूलों का योग कर रहे हैं। तो ये वाला और ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और प्लस यहाँ पर ये पार्ट कोष्टक में जोड़ देते हैं, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस प्रकार से दोनों भाग जुड़ चुके हैं। तो एल्फा प्लस बीटा हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर 2a इसका फिर एलसीएम आ रहा है, तो ये माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ ध्यान दीजिए ये दोनों ही माइनस हैं, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ये माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा b, और ये चिन्ह भी माइनस का ही रहेगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यानी ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो समान और विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं हैं वो निरस्त हो जाती हैं। तो यहाँ एल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस बी, और माइनस बी हो गया माइनस का 2b अपॉन नीचे है 2a। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो प्रतिबंध हमें प्राप्त हो गया एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। पहला संबंध हमें ये प्राप्त हो रहा है। शून्यकों का योग हमेशा इनके गुणांकों के साथ संबंध माइनस b बटे a के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर दूसरा प्रतिबंध हम इनके गुणनफल के लिए निकालेंगे। तो हमने यहाँ इसका योग किया था, अब हम इसका गुणनफल करके देखेंगे। तो यहाँ हम इसका गुणनफल देख लेते हैं। गुणनफल करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी एल्फा इंटू बीटा, यानी एल्फा बीटा इक्वल टू ये वाली और ये वाली राशि गुणा हो जाएगी। तो ये हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इनटू में लिखेंगे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दोनों शून्यक जो थे एल्फा और बीटा, इनका ये पार्ट राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एल्फा बीटा बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। यहाँ मैंने ये जो पहला भाग है इसमें से माइनस कॉमन लिया है, ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा क्योंकि अंदर इसको वापस मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से भी हम माइनस का कॉमन ले लें, तो इनटू में ये माइनस का यहाँ कॉमन ले लिया है इन दोनों में से, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का भी हो जाएगा, और प्लस का ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, एल्फा बीटा बराबर ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए ये छूट जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये b माइनस का ये संख्या है, ये b प्लस का यही संख्या है। तो यहाँ हमें एक बीजगणितीय सर्वसमीका प्राप्त हो रही है जो कि हमने पढ़ी है। ये है x माइनस वाई और ये है x प्लस वाई का रूप। यदि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई सर्वसमीका यूज की जाती है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई सर्वसमीका यूज की जाती है, तो उसका परिणाम होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी यही प्रारूप है, तो ये वाली सर्वसमीका यूज कर देंगे। तो ये हो गया बी स्क्वायर और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो रहा है 2a इंटू 2a, ये 4a स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ ध्यान दीजिए ये x है और ये पूरा मान y है, तो x स्क्वायर का मतलब हो गया b स्क्वायर और इसका मतलब हो गया y स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए स्क्वायर से रूट निरस्त हो जाता है। तो एल्फा बीटा बराबर बच रहा है b स्क्वायर माइनस कोष्टक में बच रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ पर ये राशि कोष्टक में रखिए, इसलिए रखिए कि पीछे माइनस का चिन्ह है।
तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का 4ac, ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4ac हो जाएगा, और अपॉन चल रहा है 4a स्क्वायर। यहाँ पर बी स्क्वायर समान और विपरीत चिन्ह का है, इसलिए निरस्त हो जाएगा। तो प्रतिबंध हमें क्या प्राप्त हो रहा है, गुणनफल का, हमें गुणनफल का प्रतिबंध प्राप्त हो रहा है अल्फा बीटा बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इसमें 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और a से a की एक घात कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ अल्फा बीटा बराबर आ गया c/a। ये इसका दूसरा संबंध व्यक्त हो गया है। यानी यदि आपको एक द्विघात जो बहुपद या शून्यक दिया जाता है तो उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच ये दो प्रकार के संबंध व्यक्त किए जा सकते हैं। तो इन पर आधारित कई समस्याएं आपको बोर्ड परीक्षा में पूछ ली जाती हैं कि दिए गए बहुपद या व्यंजक के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंधों की जांच करके सत्यापन कीजिए। तो इन दोनों फॉर्मूलों के माध्यम से या इन दोनों संबंधों के माध्यम से हम इनकी जांच आसानी से कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे की वीडियो हम प्रत्येक दिन ये डालते रहेंगे सॉल्यूशन करके आपके लिए। इन्हें आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। हमें आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप हमारी वीडियो देख करके आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, इससे हमें प्रसन्नता मिलेगी और हमारा मन प्रसन्न रहेगा। धन्यवाद।